वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। हाईवे के किनारे घर था विष्णु मिस्त्री का। आज वो काम के लिए निकल ही रहा था कि अचानक उसकी आंखों के सामने हाईवे पर एक जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। कार की स्पीड इतनी तेज थी कि कार पूरी तरह से तो गुलांडी खा गई और उसके बाद भी कार का पहिया तेजी से घूमता रहा। सामने के हालात को देखकर विष्णु मिस्त्री तुरंत अपनी साइकिल वहीं फेंक कर कार की तरफ दौड़ा। आसपास के कुछ लोग भी इकट्ठा हुए और तुरंत ही बचाव कार्य में लग गए। पुलिस को भी फोन कर दिया गया। कार के अंदर ड्राइवर, एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा थे। शायद ड्राइवर को झपकी आ गई थी और इसी वजह से ये सब कुछ हुआ था। अचानक विष्णु का बेटा पोटलू उसके लंच का बॉक्स लेके आया। वो शायद घर ही में भूल गया था। विष्णु को इस तरह से काम करते हुए देखकर बोला, पापा आज काम पर नहीं जाओगे? अरे तू घर जा, मैं आता हूँ लंच लेने, फिर जाऊंगा। पुलिस के आगमन पर जल्दी जल्दी कार को सीधा किया गया। कार के अंदर बैठे सभी लोग मृत थे। कार में महिला और पुरुष के बीच एक बच्चे की भी लाश थी। बच्चे के कान के पास शायद अंदरूनी चोट लगी थी, वहीं से खून रिस रहा था और कहीं भी चोट के निशान नहीं थे। शायद दुर्घटना से पहले महिला ने उसे अपनी बाहों में भींच लिया था, इस वजह से उसे चोट कम लगी, मगर सिर के पास अंदरूनी चोट से उसकी मौत हो गई थी। बचाव कार्य में समय लग गया। जब विष्णु ने घर की तरफ देखा तो 12 बज रहे थे। ओह, आज और काम पर जाना नहीं हो पाएगा। अचानक पोटलू फिर आया। बाबा, माँ पूछ रही तुम गए नहीं? अरे पोटलू, नहीं, आज काम पे जाना नहीं हो पाएगा रे। अब देखा तो कितना भयानक दुर्घटना थी, चल घर चले, कहकर उसे साइकिल में बैठाकर दोनों घर की ओर चल पड़े। सड़क के किनारे पासी की झाड़ियों में एक बहुत ही सुंदर सा टेडी बियर पड़ा था। अचानक पोटलू बोल पड़ा, बाबा वो क्या है? जैसे ही साइकिल रुकी, पोटलू उतरकर उधर दौड़ पड़ा। विष्णु भी उसके पीछे पीछे दौड़ा, क्योंकि टेडी के आसपास बहुत सारा कांच बिखरा हुआ था। दुर्घटना की भयावहता इसी से समझी जा सकती है कि कार से इतनी दूरी तक उसके शीशे बिखरे पड़े थे। पोटलू को रोकते हुए विष्णु वहां बढ़ा और उस टेडी को उठा लाया। बहुत सुंदर सा गुलाबी रंग का टेडी बियर था, मगर रास्ते में घिसट जाने की वजह से पीठ की तरफ से थोड़ा फट गया था। बाबा, इसको मैं रख लूं? बहुत गरीबी का संसार था विष्णु का। राजमिस्त्री का काम करते हुए ज्यादा कमाई नहीं हो पाती थी। किसी तरह से अपना घर परिवार चला रहा था। बच्चे की कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर पाया था। ऐसे में सुंदर सा खिलौना देखकर बच्चे का लालायित होना स्वाभाविक था। आप ठीक है, रख ले, कहकर विष्णु उसे लेकर घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचा तो पत्नी ने पूछा वो कैसे लौट आया। सारी घटना पत्नी को बता दी। उसके बाद बच्चे को लेकर पासी के तालाब में नहाने चला गया। नहाने के लिए जैसे ही बाप बेटा पानी में उतरे, अचानक पोटलू थर थर कांपने लगा, जैसे जैसे उसके शरीर में बुखार आ गया हो। चौंक पड़ा था विष्णु। पानी से बाहर लाकर उसे टॉवेल से पोंछा, मगर फिर भी उसकी कपाहट कम ना हुई। अभी दोनों नहाकर घर लौट ही रहे थे, बाहर से ही विष्णु की पत्नी लक्ष्मीवती की चीख सुनाई दी। ये लोग घर को बस कबाड़ा बना के रखेंगे, मैं क्या करूं समझ में नहीं आता है। घर पहुंचकर विष्णु ने पूछा, अरे क्यों चिल्ला रहे हो? तुम और तुम्हारा बेटा कहां से ये कचरा उठा लाए हो? अरे वो दुर्घटना जहां हुई थी वहीं पर ये टेडी पड़ा था, पोटलू ने जिद की इसलिए लाना पड़ा। देख रहे हो उसका हाल किस तरह से फट गया है और तुम इसे ले आए। अरे उसे सिल देंगे, क्या होता है, बच्चे की कोई इच्छा पूरी कर दी
वैसे भी कचरे में पड़ा था, कीमत तो देनी नहीं पड़ी। अच्छा तुम ये बताओ, ये बच्चा ठीक से नहाता होता है कि नहीं? नहीं, बहुत मुश्किल से नहलाना पड़ता है। पता नहीं तालाब के पानी में उतरते ही कैसे कांपने लगा था, मैं तो डर गया था। पानी से उसे एलर्जी है। नहाने के नाम पे बस गंदा कचरा इकट्ठा करो, यही सब करो। शाम को घर के पास ही एक बड़े से मैदान में पोटलू खेलने के लिए जाता था। वहां पर हालांकि बड़े बच्चे ही क्रिकेट खेलते थे, मगर पोटलू का उत्साह उनके साथ खेलने में रहता था। ज्यादातर वो फील्डिंग करके ही समय बिताता था। वहीं पास में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, जहां पर आसपास के कुछ लोग इकट्ठा होकर ताश खेला करते थे। शाम ढले विष्णु भी वहीं जाकर बैठता था। आज भी जब वो पहुंचा तो वहां बैठे मुरली काका बोले, अरे विष्णु, पोटलू की तबीयत खराब है क्या? आज खेलने नहीं आया? हाँ, पोटलू खेलने नहीं आया? मगर वो तो घर से निकला था। सोचकर विष्णु वहां ताश खेलने नहीं बैठा, अभी तो घर की तरफ वापस लौट आया। आसपास का इलाका ग्रामीण सा ही था, इसलिए शाम ढले ही यहां सन्नाटा सा छा जाता था। चारों ओर झींगुरों की आवाज थी, दूर हाईवे पर दौड़ती गाड़ियों की आवाज। घर के पास पहुंचकर विष्णु चौंक उठा था। अरे, घर में सन्नाटा क्यों है? और शाम ढलने के बाद भी लाइट नहीं है। आसपास के घरों का निरीक्षण करने पर समझ में आया शायद लोड शेडिंग की वजह से लाइट नहीं है। मगर लक्ष्मी और पोटलू कहाँ गए? घर के दरवाजे पर अभी वो पहुंचा ही था कि अचानक उसके कदम जैसे ठिठक गए। अंदर से पोटलू के बोलने की आवाज आ रही थी, मगर बहुत धीमी, जैसे किसी के साथ फुसफुसा के बातें कर रहा हो। मगर हाँ, लगातार बातें कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे किसी के साथ वो बातों में मशगूल है, मगर सिर्फ उसकी फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी, सामने वाले के जवाब की नहीं। दबे पांव कमरे में घुसा विष्णु पास ही पड़ी मोमबत्ती को जलाकर उस कमरे की ओर बढ़ा जहां से फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी। वहां पर बिंधुले कपड़ों का ढेर पड़ा था और उसी के ऊपर पोटलू बैठा हुआ था। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में जो परछाई उभर रही थी, उसमें विष्णु ने देखा पोटलू की गोद में टेडी है और उसी टेडी को लेकर वो बातें कर रहा है। अचानक विष्णु बोल पड़ा, पोटलू क्या कर रहा है अंधेरे में? पोटलू चीख पड़ा, बाबा रोशनी बुझा दो, टेडी को रोशनी पसंद नहीं। क्या? टेडी को रोशनी पसंद नहीं? और यहाँ अकेले बैठकर क्या कर रहा है? मैं तो खेल रहा था टेडी के साथ। तेरी माँ कहाँ है? ओ, मुरली की दादी की तबीयत खराब है, वहीं गई है। तो ये अकेला छोड़कर? हाँ। अचानक बाहर से लक्ष्मी की आवाज आई, अरे तुम आ गए? मेरा आने की बात छोड़ो, तुम इसे अकेला अंधेरे में छोड़कर कहाँ चली गई थी? अरे अंधेरे में कहाँ, मैं जब निकली तब रोशनी थी, मगर आधे रास्ते में ही लोड शेडिंग हो गई, इसलिए तो वहीं से लौट आई हूँ, जा भी नहीं पाई। क्या कर रहा था ये? पता नहीं, टेडी के साथ बातें कर रहा था, इसका नया खिलौना मिला है। आज तो मैदान में भी खेलने नहीं गया था। कैसे जाता बाबा? टेडी अकेला हो जाता, वो अकेले नहीं रहना चाहता है, मेरे साथ खेलना चाहता है। बच्चे की बाल सुलभ बातों को सुनकर माता पिता खुशी हुए थे। रात को पोटलू को खाना खाकर सुलाने के बाद विष्णु ने लक्ष्मी को धीरे से इशारा किया। दोनों पास के कमरे में चले गए। विष्णु खाट पर बैठा हुआ था। थोड़ी देर में दबी पांव लक्ष्मी कमरे में प्रविष्ट हुई, पति के पास खाट पर ही बैठ गई। विष्णु ने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया। बेचारी जिंदगी का
कोई भी सुख तो नहीं दे पा रहा है वो उसे। फिर भी कोलू के बैल की तरह दिन रात जुटी रहती है और उसके बुलावे पर चली आती है उस पर अपना शरीर निछावर करने के लिए। उसके हाथों को लेकर चूमने ही वाला था विष्णु कि अचानक कानों में फुसफुसाहट की आवाज पड़ी। फुसफुसाहट पोटलू की थी। मतलब वो सोया नहीं है तो से बातें कर रहा है। देखो ऐसे ही बातें करता रहता है। चलो तो देखिए। दोनों दबे पांव पोटलू के कमरे में आए और कान लगाकर बातें सुनने लगे। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पोटलू है। और अगले ही पल जो कुछ उन्होंने सुना उससे उनका पूरा शरीर कंपित हो उठा। एक अजीब सी घरघराहट भरी आवाज आई। मेरा नाम टेडी है। ओ, तुम्हारे दोस्त हैं? मेरा तो कोई भाई बहन दोस्त नहीं है। एक था, पिछले साल मर गया। तब से मैं अकेला हूँ। तुम मेरे दोस्त बनोगे? अचानक तेजी से दोनों कमरे में आए। दोनों के आने की आहट पाकर पोटलू ने ऐसे अभिनय किया जैसे वो गहरी नींद में है, मगर गाल पर एक जोरदार थप्पड़ खाकर उसकी नींद टूट गई। क्यों रे, लेटे लेटे क्या फुसफुसा रहा था? हाँ, ये सब क्या तमाशा शुरू किया है तूने? विष्णु के हाथ पैर कांप रहे थे। कुछ पलों पहले जो कुछ हुआ था उससे उसे समझ में आ रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुरंत ही उसने झपट कर पोटलू के हाथ से वो टेडी बेयर ले लिया। पोटलू लगभग चीख कर रोने लगा, मगर उसने उसकी एक ना सुनी। चुपचाप रहे, इस टेडी बेयर को घर में रखना ठीक नहीं है। मैं अभी इसका इंतजाम किए आता हूँ, कहकर वो तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। घर के कोने में पड़े कुछ पुराने कपड़े उठाए और उससे एक पोटली सी बनाकर उसमें टेडी बेयर को बांध दिया। हाथों में केरोसिन का बॉटल लेकर घर से बाहर की तरफ चल पड़ा। तेज कदमों से वो घर से थोड़ी दूरी पर मैदान की तरफ जा रहा था। मैदान के एक हिस्से में एक गड्ढा था, वहां पर उसने उस पोटली को फेंक दिया और फिर केरोसिन डालकर आग लगा दी। धू धू कर जल उठा था वो पोटली। कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। धीरे धीरे उसे राख में बदलता देखने लगा। उसके बाद घर की तरफ लौट चला। अभी रात के शायद 11:30-12 बजे होंगे। ग्रामीण इलाका होने की वजह से चारों ओर सन्नाटा था। झींगुरों की आवाज के अलावा और कोई आवाज न थी। धीरे धीरे विष्णु घर की ओर लौटा। घर का दरवाजा खोलकर जैसे ही आंगन में प्रविष्ट हुआ, उसके हाथों में पकड़ी केरोसिन की बोतल जमीन पर गिर पड़ी। उसका पूरा शरीर थर थर कांप रहा था, क्योंकि आंगन में बीचों बीच रखा हुआ था वही टेडी बियर जिसे अभी कुछ देर पहले अपने हाथों से अग्नि संस्कार करके आ रहा था वो, मगर आग का एक निशान भी उस पर नहीं था। उसके गले में पड़ा हुआ लाल धागा हवा में लहरा रहा था। एक कमरे में आधा दरवाजा बंद किए लक्ष्मी बैठी थी। विष्णु को समझ में नहीं आया वो क्या करे। गांव के ही वृद्ध मोइम सरकार के घर पर दस्तक हो रही थी। मोइम ने दरवाजा खोला तो सामने विष्णु खड़ा था। अरे विष्णु, क्या हुआ? दादा दादा, आपकी मदद चाहिए, वरना बहुत मुसीबत हो जाएगी। कैसी मदद? पास के गांव में कोई जितेंद्र सरकार करके हैं, सुना है बहुत गुणी है, तंत्र मंत्र वगैरह जानते हैं। मुझे अभी उनके पास जाना है। अरे अभी तो रात के 2-2:30 बज रहे होंगे। इतनी रात के कहाँ जाएगा? सवेरे जाते तो। नहीं दादा, सवेरे तक
शायद मेरा परिवार न बचे। और इसके बाद आगे की सारी कहानी उसने स्पष्ट बता दी। क्या कहता है? अपने हाथों तो तू उसे जलाया था और वो तेरे घर में पड़ा है? हाँ दादा। अरे अरे अरे, ठीक है, एक काम कर, रुक, मैं धोती पहनता हूँ, फिर चलते हैं। हाँ दादा, मैं साइकिल लाया हूँ। अच्छा, मैं अपने बेटे बहू को कह देता हूँ, वो जाकर बहुरानी और बच्चे की देखभाल करेंगे, तब तक हम निकलते हैं। दोनों साइकिल पर ही पास के गांव में चल पड़े। रात करीब 3 बजे दोनों सरकार को साथ में लेकर विष्णु के घर वापस आ गए थे। घर में प्रविष्ट होते ही सरकार बोल पड़े, यहाँ पर मुझे बहुत बड़ी अपशक्ति का महसूस हो रहा है। जल्दी से सब लोगों को यहाँ इकट्ठा करो। फिर टेडी बियर के पास ही आसन बिछाकर वो बैठ गए। कुछ एक मंत्रोपचार की सामग्री सामने निकालकर विशेष तरह के कुछ मंत्र पढ़ने लगे। फिर गंगा जल और सरसों साथ में लेकर टेडी की तरफ फेंक कर मारा। अचानक ही एक चीखने की आवाज से कमरा गूंज उठा। क्यों तंग कर रहे हो मुझे? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? कौन है तू? बता, क्यों आया यहाँ? मेरा नाम टेडी है। सब चौंक उठे थे। सबके हाथ पांव थर थर कांप रहे थे, क्योंकि आवाज टेडी में से नहीं अपितु पोटलू के मुख से आ रही थी, जो इतनी देर से अपनी मां की गोद में गहरी नींद सो रहा था। वो उठकर खड़ा हो गया था। मैं शहर में रहता था, मुझे ये टेडी बियर बहुत पसंद था और इसी की वजह से मेरे पापा ने मेरा नाम भी टेडी रख दिया था। मैं, मम्मी और पापा बहुत हंसी खुशी भरा जीवन जी रहे थे। अचानक हम पास के शहर में जाने के लिए कार से निकले। तभी एक जोर का झटका लगा। माँ ने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। कुछ देर के लिए मेरी आंखों में अंधेरा छा गया। फिर जब मैंने आंखें खोली तो माँ, पापा, ड्राइवर कोई नहीं हिल रहे थे। मैं वहां से उठकर टेडी में आ गया, जो कार से बाहर फेंका गया था। फिर अचानक इस आदमी ने मुझे उठाकर अपने बच्चे को दे दिया। बच्चा मुझसे बातें करता है। मैं बहुत अकेला हूँ। मेरे माँ बाप भी तो चले गए। मुझे किसी दोस्त की तलाश थी। मैं इसके साथ ही रहता हूँ। अब तक तू साथ रहा, कोई बात नहीं, मगर अब तुझे इसे छोड़कर जाना होगा। कहाँ जाऊंगा मैं? क्यों जाऊंगा मैं तो टेडी में ही रहूंगा। नहीं, तो इंसानी जगत से मुक्त हो चुका है। अब तुझे इस संसार को छोड़कर अपने माता पिता के पास वापस जाना होगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। बाल हट मत कर। तू जानता है मेरी ताकत क्या है। मैं तुझे वापस उस संसार में भेज के रहूंगा। अभी ये बातें चल ही रही थी कि अचानक पोटलू तेजी से दौड़ा और उसने टेडी अपने हाथों में उठा लिया और फिर घर से बाहर की ओर दौड़ लगा दी। अचानक हुई इस घटना से सब आश्चर्यचकित थे। उसके बाद तुरंत ही सरकार, मोइन और विष्णु और मोइन का बेटा बाहर की तरफ दौड़ पड़े। वो तेजी से चिल्लाते जा रहे थे, पोटलू रुक जा, रुक जा। मगर पोटलू के शरीर में जैसे अजीब सी शक्ति आ गई थी। एक 3 साल का बच्चा इतनी तेज दौड़ सकता है, ये शायद कोई भी नहीं सोच सकता था। वो तेजी से दौड़ता चला जा रहा था और बार बार चिल्ला रहा था, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, यह मेरा दोस्त है, मैं यहीं रहूंगा, रुक जा पोटलू, रुक जा। सभी उसके पीछे दौड़ते चले जा रहे थे। अचानक पोटलू सबकी नजरों से ओझल हो गया। सब इधर उधर ढूंढने लगे। तभी अचानक सरकार की नजर हाईवे पर पड़ी। वो देखो, वहां खड़ा है। सबके दिल धड़क उठे। पोटलू हाईवे की चढ़ाई चढ़कर मेन रोड पर चढ़ रहा था। सब उस ओर दौड़ पड़े, पोटलू रुक जा, हमारी बात सुन।
अचानक तेजी से आते हुए कार ने उसके शरीर को एक जोर का धक्का दिया। टेडी और पोटलू का शरीर हवा में उछलकर जमीन पर आ गिरा। हालांकि घटना इतनी तेजी से हुई थी कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया, मगर हां, कार के धात्विक बॉडी के पोटलू के शरीर में टकराने से पहले ही वो बेहोश हो चुका था। जब वो लोग पोटलू के पास पहुंचे तो वहां पर उसके निर्जीव शरीर के अलावा और कुछ भी नहीं था। हाईवे पर ही चाय की दुकान चलाता है मोइनुद्दीन। यहां और कोई दुकान न होने की वजह से अच्छी बिक्री होती है। चाय, टोस्ट, आमलेट वगैरह वो रख लेता है। भूखे प्यासे लोग यहां रुककर खाते पीते हैं और इसी से उसका परिवार चलता है। परिवार में उसकी बीवी और एक बेटी है, आयशा। दिन भर स्कूल में रहने के बाद शाम ढले आयशा भी पिता की दुकान में आ जाती है और वहीं खेलती कूदती रहती है। हाईवे पर कुछ कुछ दिनों के अंतर में 2 दुर्घटना होने की वजह से मोइनुद्दीन को दुकान बंद रखनी पड़ी थी। एक दिन एक कार दुर्घटना हो गई थी और एक दिन एक बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया था। आज दुकान खोला तो बिक्री अच्छी ही थी। आयशा की आज स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए सवेरे से ही वो दुकान के आसपास घूम रही थी। अचानक जैसे ही वो दुकान पे पहुंची, बोली, आपा देखो मुझे क्या मिला। मोइनुद्दीन ने देखा एक फटा चिरा सा टेडी वो ले आई थी। ये कहां से ले आई बेटी? उधर झाड़ियों में पड़ा था। अरे ये सब चीजें नहीं उठानी चाहिए, पता नहीं किसका है क्या है। बाबा ये तो बहुत अच्छा है, मुझे रखने दो ना। नहीं आयशा, फेंक दो इसे। आयशा की मां चीख पड़ी। आयशा होठ फुलाकर रोने की भंगिमा करने लगी। इकलौती बेटी के पास यह एक ब्रह्मास्त्र था। जब भी वो इस तरह से होठ फुलाकर रोने को करती, उसके माता पिता उसकी बात मान जाते। इसके बाद से आयशा अक्सर जब भी दुकान पर आती, टेडी के साथ खेलती, उसके साथ अजीब अजीब तरह के खेल खेलती, बातें करती। बच्ची के शांत रहने पर माता पिता भी निश्चिंत होकर काम करते थे। एक दिन रात में जब मोइनुद्दीन दुकान बंद कर रहे थे तो अचानक आयशा बोल पड़ी, अब्बा टेडी बोल रहा है उसे यहाँ अकेले डर लगता है, वो हमारे साथ घर जाना चाहता है। नहीं आयशा, ये गंदा सा टेडी मैं तुम्हें किसी भी हाल में घर नहीं ले जाने दूंगी। अम्मी मान जाओ ना। अचानक आयशा फिर से होंठ फुलाने लगी, मगर उसकी बात को मानने पर वो लोग किसी भी हद पे तैयार नहीं थे। फिर भी उसे भुलाने के लिए मोइनुद्दीन बोल पड़े, हाँ अच्छा, अब तुम्हारा टेडी बोल रहा है हमारे घर जाएगा, तो टेडी क्या नाम है तुम्हारा? पोटलू। टेडी के अंदर से आवाज आई।